Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर ऊपर है, लेकिन अब बाजार में एक तो जिसके पास शेयर्स हैं उसको टेंशन कि क्या करे, रिकॉर्ड लेवल पे बेच दे कि नहीं, और जो रैली मिस हो गई जिन लोगों से उनको तो बहुत ही ज्यादा टेंशन है कि अब खरीदारी का मौका मिलेगा कि नहीं। तो इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। सोनम उदासी जी मौजूद हैं, सीनियर फंड मैनेजर इक्विटीज टाटा एसेट मैनेजमेंट से। सोनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए सर। पहले मैं सोनम जी के बारे में थोड़ा अपने व्यूअर्स को बता दूं सर। खैर, हम लोग तो आपको जानते हैं, लेकिन ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए 27 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इक्विटी रिसर्च, आप समझ सकते हो कि कितनी गहरी पकड़ है स्टॉक मार्केट पे। और टाटा एसेट मैनेजमेंट के म्यूचुअल फंड्स को संभालना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2014 में टाटा एसेट मैनेजमेंट को ज्वाइन किया, 2016 में टाटा एसेट मैनेजमेंट के सीनियर फंड मैनेजर इक्विटीज बने, और तब से लेकर अब तक का कार्यकाल बहुत ही गजब बीता है, क्योंकि वो फंड जो संभालते हैं उनकी परफॉर्मेंस में वो रिफ्लेक्ट करता है। ऐसी जोरदार पकड़ है स्टॉक मार्केट पे, और उसी एक्सपीरियंस को आज वो शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो सोनम जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई सर। इक्विटी मार्केट ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड लेवल्स पे है, आपको और आपके क्लाइंट्स को बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर है ना सर, ये इस समय बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो क्या आपको लगता है यहाँ से मार्केट की स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, और जिनसे रैली मिस हो गई उनके लिए आपका एक मैसेज? तो इसको एक्चुअली एक थोड़ा स्टेप बैक करके देखते हैं। इक्विटी एसेंशियली एक रिस्की एसेट है। रिस्क लेते हैं आप। और रिस्क तब चलता है जब एक परसेप्शन ऑफ ग्रोथ रहती है कि भाई ये इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो आज अगर हम इंडियन इकोनॉमी को एक पिच की तरह देखें क्रिकेटिंग पार्लेंस में, तो पिच के हिसाब से आपकी जीडीपी ग्रोथ लगभग 6.5-7%, आरबीआई एक्चुअली 7.2% उन्होंने एस्टिमेट किया है। और इन्फ्लेशन 4 से 5% इंडियंस का जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं यूं कहूंगा। तो आप 12% के आसपास आपकी पूरी इकोनॉमी हर साल ग्रो कर रही है। तो अगले 5 साल का भी अगर आप एवरेज लें तो ऑलमोस्ट 11-12% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स पिच में ये ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। पिच आपकी ऐसी है। थोड़े क्लाउड्स हैं, थोड़ा इलेक्शन, थोड़ा ये थोड़ा वो, बट आप अब एक्चुअली बॉल के हिसाब से खेलते हैं कि पिच ठीक ठाक है। बॉल देखिए, तो आप रवि शास्त्री नहीं बन सकते, विकेट रख के कोई मतलब नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अर्जुना रणतुंगा की तरह आपको सिंगल्स लेने पड़ेंगे। तो पिच अच्छी है, कंपनीज अच्छी हैं, धरातल अच्छा है। हम कंजम्पशन इकोनॉमी से थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं। तो सेक्टर्स आपके पास बहुत हैं, अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा है। और लेवरेज जो है सिस्टम में, जो आपने बाहर वाले से कर्जा कितना लिया है, तो आपका डेट टू जीडीपी डाउन है, बैंकिंग सिस्टम में एनपीए प्रेशर कम है, ओवरऑल सेंटिमेंट अच्छा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट सस्ता है, बट इस मार्केट के कीमत पे होने काफी ठोस कारण है। तो इसलिए जो इसमें निवेशक ऑलरेडी हैं, आई वुड एडवाइज देम कि भाई देखिए, अगर आपने बहुत ही एसोटेरिक रिटर्न बनाए हैं और आपका आपको नींद नहीं आ रही है, टेक सम प्रॉफिट, बट आपको आना इधर ही पड़ेगा। बिकॉज अगर आप इंडियन निवेशक के हिसाब से सोचें, एक टैक्स एफिशिएंट लिक्विड इन्वेस्टमेंट अगर आज आप इंडिया के हिसाब से सोचें, इक्विटीज इज अ गुड फॉर्म। आपको रिस्क लेना पड़ता है, बट जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं, 6.5%, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। तो अगर ऐसा धरातल है तो आपको वॉलेटिलिटी आएगी, लेकिन अगर आपको वेल्दी बनना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन्फ्लेशन बीट करना है, आपके पास फिलहाल इक्विटी के अलावा कोई चारा नहीं है। तो टाइमिंग तो मेरे को पता है, आप बोलोगे कि टाइम नहीं करना चाहिए मार्केट। पर सर, ये कभी कभी ना ऐसा होता है कि कुछ ऐसा पीरियड होता है स्टॉक मार्केट पे, अगर आप उस समय इन्वेस्टेड नहीं हो तो वाकई रिटर्न्स फिर उतने मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जैसे ये समय आया था 4 जून को, एकदम से हड़कंप मचा था। तो बताओ, 4 जून को अचानक से कुछ खरीद दिया होता तो उसके बाद तो कमाल ही हो जाता। रिकॉर्ड लेवल्स पे आपने इमेजिन ही नहीं किया था कि उस समय रिकॉर्ड लेवल्स भी लगते हुए नजर आएंगे। सर, उस दिन आपने किस तरीके से हैंडल किए थे अपने पोर्टफोलियोज? 4 जून को थोड़ा सा आप रिकलेक्ट करके बताएं कि उस तारीख को जिस दिन हड़कंप मचा हुआ था, उस दिन क्या अप्रोच थी?
तो उस दिन मैं एक्चुअली रिजल्ट देख के सो गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इट वाज टू मच। बिकॉज आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स में आप अपने पोर्टफोलियोज को ओरिएंटेड रख रहे थे, एंड यू हैव टू थिंक कि अब क्या होगा। एंड एक तो इलेक्शन का रिजल्ट है, और आप गेस्टिमेट करते हैं कि अब ये मूव किया जाएगा या ये क्षेत्र पे फोकस किया जाएगा। बट इट हैज बिकम वेरी क्लियर आफ्टर दैट कि देखिए, थोड़ा तो धीरे धीरे आपको कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। रूरल इनकम्स पे थोड़ा एक फोकस रह सकता है। अब वो किस तरीके से आता है, वो अलग बात है, लेकिन एक टेलविंड बन सकता है। तो अच्छी बात एक्चुअली, अगर आप मुझसे इंडियन मार्केट्स के बारे में बात करेंगे, एक मार्केट पोजीशन है जो थोड़ी महंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे, डिफेंस, ये जो काफी सारे क्षेत्र चले हैं। और एक तबका जो है जो रिलेटिवली कुछ नहीं किया, जैसे लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, या कंजम्पशन नेम्स पुराने हो गए, या इवन आप फार्मा की बात कर लें एज अ सेक्टर, एंड कैश फ्लो जनरेटिंग है, इवन आईटी अगर आप बोलें, तो देर इज एक तबका ऑफ मार्केट नॉट डन सो मच। तो एक बैलेंस बना हुआ है। तो देर इज, एज एन इन्वेस्टर, एज अ फंड मैनेजर, मेरे पास अब दोनों ऑप्शन है कि मैं हायर ग्रोथ को और फोकस करूं, या जो नहीं चला है रिलेटिव वैल्यू पे है, क्या मैं उसमें भी एक वैल्यू ढूंढकर वैल्यूएबल बना सकता हूं। सो ऑप्शन आपके पास है एज अ फंड मैनेजर। अगर ये ऑप्शन आपको दिख रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है, देन देर इज अ स्कोप फॉर यू टू मेक सम अल्फा गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, कि भाई अब मैं यहां से भी रिलेटिवली अच्छा कर सकता हूं, कि मेरे पास ऑप्शंस बहुत है। सारा ही महंगा होता तो फिर डर लगता है। तो फिर 24,100 के स्तर पे भी अल्फा जनरेट करने की प्रोबेबिलिटीज हैं मार्केट में, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स तो हैं। व्हाट अबाउट नियर टर्म, क्या बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो गए सर? नहीं देखिए, अगर आप सिर्फ केवल पी मल्टीपल की अगर हम बात करें, एक मापदंड होता है वैल्यूएशन का, तो आप 21.5 टाइम, 22 टाइम के नीचे 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 3x ज्यादा है। 19 आपका 10 ईयर लॉन्ग टर्म एवरेज है, तो 3x का आपको प्रीमियम है बेसिकली। अब आप, क्वेश्चन ये है कि ये प्रीमियम है क्यों, क्या लॉजिक है इस प्रीमियम का। आपका लॉजिक सिंपल है कि आपकी विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ अच्छी है, आपका फिस्कल बहुत 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 अच्छा है, आपका लेवरेज सिस्टम में काफी कम है। सारी इंडस्ट्रीज, आई थिंक 31-35 इंडस्ट्रीज एम्फी देखता है, उन सब में आप टॉप 3 टॉप 4 कंपनीज को देखें, उनकी डेट इक्विटी जो है क्वाइट मैनेजेबल है, 0.5, बारिंग जैसे केपेक्स हैवी सेक्टर्स हैं, स्टील, पावर, उनमें डेट ज्यादा है। तो अगर आपकी डेट कम है, रेवेन्यू विजिबिलिटी ठीक ठाक है, ओवरऑल निफ्टी का जो मोमेंटम है अर्निंग्स का अक्रॉस द बोर्ड वाइड स्प्रेड है, अलग अलग सेक्टर अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। आपके पीएलआई क्षेत्र में एक फोकस है गवर्नमेंट का कि देखिए और मैन्युफैक्चरिंग करिए, विल गिव यू सम सब्सिडी टू प्रॉप दैट अप। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं कुछ कुछ करने के लिए। गवर्नमेंट सपोर्ट है कि भाई देखिए, इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, हम ऑलरेडी एक कंज्यूमर इकोनॉमी है, हाई कैश फ्लो जनरेटिंग सेक्टर्स हैं। और सबसे बड़ी बात जो इंडिया के कॉर्पोरेट इंडिया में है कि यू हैव वर्ल्ड बीटिंग कंपनीज अक्रॉस सेक्टर्स, अलग अलग सेगमेंट्स में आपके स्केल वाली आरओई आरओसी बनाने वाली कंपनीज हैं। बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें आरओई आरओसी आपकी ग्रो कर रही है। पिछले 5 साल से अगर आपका पी मल्टीपल ग्रो कर रहा है, लेकिन आरओई भी आपका उस हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स भी अच्छी है। थोड़ा बहुत मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत करेक्शन पॉसिबल है कि लेकिन आप, ऐसा नहीं है कि एसोटेरिक वैल्यूएशन चल रही है। कुछ कुछ क्षेत्रों में जब तेजी होती है तो नेचुरली थोड़ा बहुत, लेकिन टेलविंड अगर आप जैसे डिफेंस की बात करें या रेलवेज की बात करेंगे, देखिए शायद ओवर वैल्यूएशन है। जिस हिसाब से हमारी सेक्टर है, जिस हिसाब से दुनिया में बम फट रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जिस हिसाब से आपको अपना इंपोर्ट बिल कम करना है, जिस हिसाब से आउटसाइड ऑफ टॉप 4 ग्लोबल कंट्रीज, यूएस, चाइना, रशिया, यूरोप, इंडिया इज द ओनली लार्ज हब जहां बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है और लो कॉस्ट पे होती है। तो मैं ये नहीं कहता हूं हम अर्थ शैटरिंग वर्जन 5 वाले हथियार बनाते हैं, लेकिन वर्जन 2 वर्जन 3 हम कर सकते हैं। और सारे ग्लोबल देश
यूरोपियन और अमेरिकन टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको सस्ती चीजें चाहिए होती हैं और जो रशिया आज सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो आप वो एक जो गैप है वो भी भर रहे हैं। तो आपका जो एक्सपोर्ट है, जो डेटा डिफेंस का बड़ा है, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो ये सब टेलविंड 2-3 साल पहले थे ही नहीं। तो आपका स्ट्रक्चरल एक शिफ्ट आया, तो वैल्यूएशन भी वैसे शिफ्ट हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिना रीजन के कुछ चल रहा है। रेलवेज की अगर हम बात करें, आप चाह रहे हैं कि कवच सिस्टम आए, एक्सीडेंट्स कम हो, हम और रेलवे स्टेशन चाह रहे हैं। आप देखिए एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी जब इस गवर्नमेंट ने शुरू की थी, नोबडी गेव टू मच। आज देखिए किस तरीके से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, टीयर 2 टू टीयर 2 सिटी, टीयर 3 से टीयर 3 सिटी, कितना आसान होता जा रहा है और अफोर्डेबल है। अगर आप टाइम की कीमत देखें, तो जिस हिसाब से आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पे आप काम कर रहे हैं, वो अगर आपको दिख रहा है, और इसमें कंपनीज कुछ बना, कुछ कुछ जगह ओवर वैल्यूएशन हो सकता है, वो मार्केट की फ्रेंजी है, लेकिन स्ट्रक्चरली कैश फ्लो में डिफरेंशियल आ रहा है और स्केल बड़ा हो रहा है। पहले आप सोच नहीं रहे थे कि चाइना+1, यूरोप+1 कुछ हो सकता है। आज एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी कई क्षेत्रों में दिख रही है और प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। जोम्बी कंपनीज की तरह हम बात नहीं कर रहे हैं इसमें। सर वैसे निवेशकों को ना एक प्रॉब्लम होती है, एक तो गिरती मार्केट में इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज ढूंढना मुश्किल, ऊपर से चढ़ती मार्केट में तो और भी मुश्किल कि भैया जो चढ़ गया कहीं उसी को ले लिया, वही नीचे उतरने लग गया, फिर दिक्कत हो जाएगी। एक एक बड़ा फंड जो आप मैनेज करते हो, उसके पीछे की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या होती है? आप किस तरीके से एक्सपोजर लेते हो स्टॉक मार्केट पे, कंपनीज में? देखिए डिपेंड करता है कि आपका मैंडेट क्या है फंड का। जैसे मैं 3 फंड्स टाटा म्यूचुअल फंड के लिए मैनेज करता हूँ। एक मेरा वैल्यू फंड है टाटा इक्विटी पी फंड, जो केवल वैल्यू स्टॉक्स पे फोकस करता है। स्टार्टिंग पॉइंट वैल्यू है और सस्ता ट्राई करो लेने का, एंड होपफुली वो सस्ता महंगा होगा और वो आप महंगा करके बेचोगे, एंड यू कीप डूइंग दैट, एंड उसके भी आउटकम्स काफी अच्छे हैं। ऑन द अदर साइड मैं एक टाटा कंजम्पशन फंड मैनेज करता हूँ, जो बहुत ही महंगे स्टॉक, कंजम्पशन सेक्टर इंडिया में सस्ता है ही नहीं। जब मैंने करियर शुरू शुरू किया था 25-27 साल पहले, तो भी इतना महंगा था, सस्ता तब भी नहीं था। लेकिन क्या है, इंडिया कंजम्पशन नेशन है, आपका एक ट्रेंड पकड़ता है, और आप अभी भी इतने मिडिल क्लास नेशन है। यू हैव नॉट अराइव्ड। आपकी पर कैपिटा इनकम आज $2400 है। आपकी होप है कि अगले 6 साल में आप $5000 पहुंचेंगे, और ये बहुत बड़ा डेल्टा है। तो आप बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जो इंडिया में एक्चुअली, अगर मैं कंपनीज को देखूं, जो आरओई का जो हम फोकस करते हैं इंडिया में, इसलिए आपकी जो रिटर्न्स हैं वर्सेस चाइना, इक्विटी बेसिस डॉलर टू डॉलर, पिछले 20 साल का आप रिटर्न देख लो। आप महंगे हो और आप महंगे होते चले गए। वो इतना ग्लोबलाइज था, सप्लाई चेन था, एवरीथिंग था, एफडीआई था, इतना सपोर्ट, फिर भी इक्विटी मार्केट का वो मजा नहीं है जो इंडिया में है। बिकॉज आपने कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्री किया, मार्केट इकोनॉमिक्स को होने दिया, एंड पीपल हैव ग्रोन। कुछ कुछ इसमें गलतियां भी हुई हैं, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है, इकोसिस्टम जो है, बहुत अच्छा है। तो आप स्केल देखते हो, तो ये सस्ता है, सस्ता करिए। ये कंजम्पशन में देखिए, इसमें मार्केट डोमिनेंस विनर कौन है, उसके हिसाब से देखिए, और उसमें और क्या कर सकते हैं, और कितना बड़ा साइज ऑफ फंड है, क्या कर सकते हैं, क्या साइज लेना है, किस तरीके से उसको चर्न करना है। दोज आर द फोकस एरियाज, एंड टचवुड इट हैज वर्कड वेल फॉर अस। ये मैं बता दूं, जो टाटा इक्विटी पी फंड के ऊपर जो सर ने चर्चा की अभी, उसमें एक साल के रिटर्न है 48.7%। सर इतना आसान होता है? 48.7%, और ऊपर से भी पी फंड है, यानी कि आप वैल्यू बाइंग तो करते होगे, कॉन्ट्रा ट्रेड्स होते हो, मतलब कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट होती होगी जब वो स्टॉक गिर रहा है, सस्ता मिल रहा है। सस्ता मतलब वैल्यूएशन वाइज सस्ता। सस्ता में भी लोग थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं, तो वैल्यूएशन वाइज सस्ता मिल रहा होगा तो उस समय तो वो चल ही नहीं रहा होगा, किसी का ध्यान भी नहीं होगा उसके ऊपर। तो है तो ये मुश्किल काम। टाटा इक्विटी पी फंड ने एक साल में 48.7% का रिटर्न जनरेट किया है सर। ये इसके इसके पीछे इन्वेस्टमेंट रैशनल क्या होता है, थोड़ा सा ये समझाएं, कैसे पकड़ते हैं ऐसे अंडर वैल्यूड शेयर्स? देखिए इसका मैंडेट ही बड़ा सिंपल है कि आप 70% ऑफ पोर्टफोलियो सेंसेक्स के पी मल्टीपल, जो ट्रेलिंग पी मल्टीपल है, उससे ऊंचा ले ही नहीं सकते। तो मान लीजिए ट्रेलिंग पी ऑफ सेंसेक्स 23 है, तो आपका 70% ऑफ पोर्टफोलियो ट्रेलिंग बेसिस से 23 से ऊपर नहीं हो सकता। यही सिर्फ केवल मैंडेट है। आप लार्ज लो, मिड लो, स्मॉल कैप लो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो आपका फोकस ये रहता है, देखिए कोई भी चीज वैल्यू या सस्ता तभी होती है जब उस पर कोई कंसर्न होती है, राइट। आप इसलिए ही वो सस्ता होता है, वो इंडस्ट्री या कंपनी सस्ती होती है।
तो एज ए इन्वेस्टर आपका काम ये है कि देखिए ये सस्ता क्यों हुआ है, पहले तो ये समझो। अब वो सस्ता अगर पासिंग क्लाउड है कि भाई ये पासिंग क्लाउड वाला हमारा वरी है, तो अगर ये पासिंग क्लाउड है तो कभी ना कभी ये क्लाउड निकलेगा, तो धूप आएगी तो वैल्यूएबल हो जाएगा वापस। तो आप उस तरीके से देखते हैं। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि वो स्ट्रक्चरली धंधा बैठ गया है, या अब इस रात की सुबह नहीं, आप उस तरीके से देख लीजिए। तो अगर ऐसा है तो आपको उसको अवॉइड करना है। तो वैल्यू जब आप करते हैं तो दोनों हो सकता है, आप वैल्यू से वैल्यू ट्रैप में घुस सकते हैं और वैल्यू को आप वैल्यूएबल बना के। तो ये हर बार आसान नहीं है, इवन हमारे से भी काफी गलतियां होती हैं, वैल्यू ट्रैप में हम भी जाते हैं। लेकिन मैंडेट क्योंकि ये है कि आपको फोकस वैल्यू पे रखना है, तो आप बार बार ढूंढते रहते हो, और जो ढूंढता है उसको कुछ ना कुछ कभी तो भगवान भी मिल जाते हैं। और साथ ही जो आपका जो दूसरा टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड है, उसने एक साल में 32% का रिटर्न और 3 साल में एनुलाइज 20.6% का रिटर्न डिलीवर किया है। बहुत ही जी जबरदस्त परफॉर्मेंस। ये कंज्यूमर सेक्टर से जुड़ी कंपनी, इसमें तो बहुत सारी चीजें आ गई ना सर। कंज्यूमर फोकस जो भी चीज होगी, चाहे वो एफएमसीजी होगी या फिर ऑटोज भी होगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी होंगे, तो ये तो बहुत ही ब्रॉड यूनिवर्स हो गया। जी जी। इसके पीछे इन्वेस्टमेंट करने के पीछे क्या रैशनल है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आप कैसे देखते हो कंज्यूमर इंडस्ट्री का गोइंग फॉरवर्ड इन इंडिया? तो देखिए सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इंडिया इज अ कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी। हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं एज अ इकोनॉमिक फोकस। लेकिन अब भी आपको ऑलमोस्ट 11 साल लगे अपनी पर कैपिटा इनकम डबल करने के लिए। $1000 से $2000 आप 2008 से 2019 के बीच में बने। अब आप $2400 पे हैं। आप 5000 डॉलर 6 से 7 साल में पहुंचेंगे। आईएमएफ ने भी ये इंडिकेट किया है अपने फोरकास्ट में। कोई बड़ी रकम नहीं है $5000 होना। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो 5 लाख से भी कम एनुअल इनकम पर पर्सन। लेकिन आपका जो स्कोप ऑफ कंजम्पशन है, तो आप इसमें ऑटो कर सकते हैं, रिटेल कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, लग्जरी कर सकते हैं, मास मार्केट कर सकते हैं। और इंडिया इतना बड़ा देश है। आज अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस नेशन, इतने बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन द वर्ल्ड इन वैल्यू टर्म्स। अभी तो बहुत कुछ है। जैसे आपका और मेरा कंजम्पशन, अगर हम अर्बन मार्केट से हैं, तो शायद मेरे लिए कंजम्पशन क्या होगा, यार मैं कहीं बाल लगवा लूं, यू नो एक वो तरीके का कंजम्पशन। कोई अगर गृहिणी है, अगर आप इनफैक्ट सबसे बड़ा जो थीम है कंजम्पशन के लिए मेरे हिसाब से, बहुत सारा जो वर्कफोर्स है, हमारा जो बेटर हाफ्स है, या जो जो विमेन है ऑफ द हाउस होल्ड, वो चाहे टियर 4 हो टियर 1 हो, दे आर कमिंग मोर इनटू द वर्कफोर्स। लोग लेडीज इंक्रीमेंटली ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स में आ रही हैं, अलग अलग काम में। तो जो भी उसका काम फास्टर करेगा, सस्ता करेगा, वो कैटेगरी यहाँ से डबल ट्रिपल 4 गुना हो सकती है। चाहे वो कंज्यूमर अप्लायंस के थ्रू हो जो काम फास्ट कर दे, या रेडी टू ईट हो, रेडी टू ईट मसाले हो, फूड प्रोसेसिंग हो, या इवन मैं कहूँगा कि भाई ईटिंग आउट हो गया एज अ ट्रेंड, कि भाई चलिए थोड़ा ऑर्डरिंग इन हो गया। तो वो सब भी एक कंज्यूमर ट्रेंड के तहत आता है कि भाई देखिए ये भी एक बड़ा ट्रेंड है। आप जैसे जैसे रिचर होते हैं, तो थोड़ा बहुत आप अनवाइंड भी करते हैं, थोड़ा लिकर एज अ सेगमेंट आ जाता है इसमें। या इवन आई वुड से कि लाइफस्टाइल कंजम्पशन, जैसे आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, या तो आप ब्रांडिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करते हो। देयरफॉर अलग अलग तरीके की। तो आप मज़ा कंजम्पशन में ये है कि मास मार्केट भी चलता है और क्लास मार्केट भी चलता है। और आपको उसमें देखना है कि मार्केट पोजीशन या मार्केट मार्केट शेयर कमांडिंग कौन कर रहा है, और उस पर अगर आप फोकस कर लें तो आपका उसमें मार्केट से बेटर रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है, बिकॉज आप विनर लेने की कोशिश कर रहे हो। महंगे होते हैं, ये सेक्टर सस्ते नहीं होते, बट देर इज लॉट ऑफ स्कोप। मतलब और उसमें मजा भी बहुत आता है, बिकॉज अलग अलग बिजनेस मॉडल आ रहे हैं, अलग अलग कंपनीज आ रही हैं, एंड देन यू हैव टू फिगर आउट कि यार ये कौन जीतेगा इसमें। और इंडिया इज सच अ हॉटबेड ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम टू बी इन दिस सेगमेंट राइट नाउ। राइट, तो कंज्यूमर स्पेस से जुड़ी जो कंपनियां उन पे नजर रखनी चाहिए। लेकिन सर अगर पोर्टफोलियो किसी को अभी बनाना हो, और देखिए रिटेल क्लाइंट्स के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाओ,
और अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करो तो बहुत ही अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हो ओवर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर किसी को अभी इन्वेस्टमेंट करनी हो, डायरेक्टली इक्विटी एक्सपोजर लेना हो, तो कौन सी पॉकेट्स हैं, कौन सी थीम्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए? और ये जो आपने पीई का कंसेप्ट जो समझाया, टाटा इक्विटी पीई फंड का, इस समय आपको वैल्यू कहां पर नजर आ रही? सो जो पॉकेट्स ऑफ वैल्यू जिसको हम रिलेटिवली कह सकते हैं कि भाई देखिए शायद यहाँ वैल्यू दिखती है, एक हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लार्जली, क्योंकि रिलेटिवली कुछ अ, दूसरा मैं ये मानूंगा कि कंज्यूमर सेक्टर में, क्योंकि ये माना जा रहा है कि के शेप्ड रिकवरी है, कि जो लाइफस्टाइल कंजम्पशन है वो बहुत भारी गया है लेकिन मास कंजम्पशन हैज नॉट पिक्ड अप। उसमें मुझे लगता है कि बिकॉज देर इज नाउ फोकस ऑन गेटिंग रूरल इकोनॉमी गोइंग, कि भाई थोड़ा एक फोकस आ सकता है बजट में भी, तो एक वो सेगमेंट है जहां इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। मुझे लगता है उसमें भी फूड फूड प्रोसेसिंग लॉन्गर टर्म इज अ बेटर थीम देन प्योर स्टेपल्स, कि भाई क्योंकि उसमें ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है फूड फूड प्रोसेसिंग का जो साइज है ओवर द नेक्स्ट 10 years विल बिकम 5x ऑफ वेयर इट इज टुडे। तो वहां बहुत स्कोप है, थोड़ा झटके मटके आएंगे लेकिन पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रक्चरली बहुत अच्छी स्टोरी है। The other pocket is IT. IT as a sector थोड़ा फोकस में नहीं है। Also because US में इलेक्शंस हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग क्लाइंट्स की नहीं है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज हमारे पास वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं, अच्छा कैश फ्लो थ्रो करती हैं, तो कभी ना कभी जब वो जो पासिंग क्लाउड छटेगा, then at some point they will sort of be part of that valuable zone, but शायद अभी समय है। देखिए वैल्यू का क्या है, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सस्ता है, लेकिन वो धीरे मार्केट आइडेंटिफाई करके कब उसको महंगा करेगा, 3 महीने बाद, 2 साल बाद, कहना कठिन है। देन दैट इज अ गट कॉल एट दैट पॉइंट इन टाइम। ये जो अभी अर्निंग्स सीजन आएगा, इससे क्या एक्सपेक्टेशन है? और गोइंग फॉरवर्ड 2 से 3 क्वार्टर्स, मतलब पोस्ट बजट भी, आप कैसे देखते हो अर्निंग्स सीजन को पैन आउट होता? देखिए निफ्टी में एटलीस्ट हमारी एक्सपेक्टेशन है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर कि निफ्टी शुड बी एबल टू डिलीवर अ 15% अर्निंग्स ग्रोथ। रेवेन्यू पोटेंशियल इज आल्सो सिमिलर, क्योंकि मार्जिन्स में हमारा ज़्यादा उसमें कोई फोकस नहीं है। बट और ये काफ़ी अच्छा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये फेयर अर्निंग एक्सपेक्टेशन है, कोई ज़्यादा इसमें बुलिशनेस क्रेप्ट इन नहीं है। लेकिन आप अगर फिस्कल के हिसाब से देखें, गवर्नमेंट के पास बहुत स्पेस है। आरबीआई ने एक तगड़ा डिविडेंड दिया है, देयर इज स्कोप फॉर यू टू डू थिंग्स, फिस्कल आपका अच्छा है, टैक्स कलेक्शन अच्छे हैं, तो आप बहुत कुछ दे सकते हो। सामान्य जो नागरिक हैं उनके लिए आप बहुत कुछ कोशिश कर सकते हो। तो एक्सपेक्टेशन है बजट से, लेकिन वैसे भी ऑन द ग्राउंड थिंग्स आर इम्प्रूविंग, इवन इन रूरल इकोनॉमी थिंग्स आर इम्प्रूविंग। इस बार रेन की भी आउटलुक अच्छी है, तो देर दीज आर ऑल्सो थीम, रूरल थीम इज ऑल्सो गुड थीम टू प्ले दिस ईयर। यही मैं आपसे पूछने वाला था कि जो बजट आने वाला है उसमें आप क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो? क्या ये वाकई इस बार रूरल फोकस बजट ज्यादा होगा, या फिर जैसे अभी तक हमने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवेज, इस तरीके की पॉकेट्स में बहुत स्ट्रांगली इन्वेस्ट करती है सरकार, तो इस मुद्दे पे जाएगी? या फिर जो इलेक्शंस पे एक सेटबैक लग गया उसकी भरपाई करने के लिए थोड़ा फोकस रूरल एरिया पे ज्यादा आ जाएगा? देखिए मेरा ये मानना है कि चाहे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस कंटिन्यू रहेगा, मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी डाइल्यूशन आएगा। आप जो मिनिस्ट्रीज देख रहे हैं, जो मिनिस्टर्स हैंडल कर रहे हैं, दैट इज अ क्लियर मैसेज कि भाई देखिए ऑल ऑल इज वेयर इट इज। आपको रेलवेज को डेवलप इसलिए करना है कि आपकी सिस्टम की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाए। आज आप 9% ऑफ जीडीपी हैं, आप 7% करना चाह रहे हैं, एंड एफिशिएंट इकोनॉमीज तो 4-4, 5-5% ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट पे है। तो आपको तो बहुत एफिशिएंसी लानी है, और वो एफिशिएंसी लाएंगे तो आपकी इकोनॉमी फास्टर ग्रो करेगी। तो ये फोकस तो जाने नहीं आ रहा है। अच्छी बात है कि आज आपके पास फिजिकल स्पेस बहुत अच्छा है, आप इंफ्रा और केपेक्स हैवी भी रह सकते हैं, पीएलआई पे भी आप कर सकते हैं, और रूरल में या नॉर्मल जो पॉपुलेशन है उनको भी इंसेंटिव दे सकता है। आपके फिजिकल में दोनों जगह है, तो आप दोनों कर सकते हैं। यू आर इन अ गुड स्पेस राइट नाउ, दैट इज व्हाई आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट कि आप ये भी कर पाएंगे और ये भी कर पाएंगे। you have that space right now, that is why दोनों में, नहीं तो मैं ये कहता देखिए आप
प्योर आप कंजम्पशन कर लीजिए कि नहीं नहीं सेटबैक है या इस तरीके से सोच रहे हैं। आई डोंट थिंक द थिंकिंग इज लाइक दैट। आई थिंक द थिंकिंग इज कि ये तो करना ही है, साथ में अब ये भी कर लेते हैं। तो ये मतलब इट्स अ गुड वेल राउंडेड, इसलिए भी मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस रिस्क एसेट्स और इक्विटी मार्केट्स पे डिसेंट है कि भाई देखिए वैल्यूएशन महंगी है लेकिन आपके पास टेलविंड भी अच्छी है। सर आप कुछ ऐसे सब पॉकेट्स बता सकते हैं, कुछ ऐसी थीम्स जो आने वाले समय के लिए, अभी तो है बहुत ही छोटी थीम जो नजर में नहीं है, लेकिन आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी बन सकती है इंडिया। देखिए लॉजिस्टिक्स एक स्पेस है जहां बहुत काम होना बाकी है, लेकिन इसमें कंपनीज कई आएंगी, इन्होंने मॉडल सेट किए हैं और देयर बी न्यू मॉडल्स एज वेल। जैसे मैंने कहा फूड प्रोसेसिंग, ईटिंग, फूड प्रोसेसिंग में कई नई नई चीजें इजाद हो रही हैं, D2C प्लेटफॉर्म्स पे स्केल बन रहा है। अब वो लिस्ट होंगी, छोटी हैं, बट फूड एज अ सेगमेंट, लिकर एज अ सेगमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सेगमेंट, देखिए जैसे जैसे लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है एंड पीपल रियलाइज के टैक्स एफिशिएंट वे में अगर आपको ग्रो करना है और इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी आप यूज करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल इक्विटी करना है, आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं या लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, जनरल इंश्योरेंस कर रहे हैं, जो भी पॉकेट, ये पॉकेट है, ये भी यहाँ से अगले 5-10 साल में डबल होगा, जहां से भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक लंबा फोकस लिया जा सकता है, बिकॉज ये लेंडिंग बिजनेस नहीं है, ये फ्लोट बिजनेस है। इसमें आपको ओवरऑल एडवाइस करके धीरे धीरे बढ़ना है। एंड बिकॉज इंडिया इज अ वेरी यंग पॉपुलेशन, वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन, मीडियन एज आपकी छोटी है, पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है, स्केल अच्छा है, तो नई नई चीजें टेक्नोलॉजी वाइज आपको देखते रहना है कि ये स्केल अप कर पाएगी या नहीं। जैसे ई कॉम सडनली फट गया एज अ स्पेस, या ईटिंग आउट, नोबडी थॉट कि यार इतना बड़ा हो जाएगा। और ये धीरे धीरे थीम्स आपको इंडिया में दिखेंगे, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी बिग कंज्यूमर मार्केट। और ट्रेंड जब चेंज होगा तो वैल्यू क्रिएशन जो है बहुत बड़ी होती है। तो कीप एन ओपन माइंड। तो सर ये जो ओपननेस रखनी है माइंड में, इसमें अभी निफ्टी 24,000 चल रहा है और निफ्टी बैंक दिखता है 52,600 और सेंसेक्स दिखता है 79,200। जी जी। अगर इसी तरीके से अर्निंग्स ग्रो करती रही तो हम किन आंकड़ों की बात कर रहे हैं? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, कहां तक पहुंच सकता है मार्केट, निफ्टी सेंसेक्स का कहां तक का टारगेट आप रखते हो अगले 4 से 5 साल? देखिए सर, अगर मैं इतना मतलब दूरदृष्टि रखता तो फिर बात ही क्या थी, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपकी नॉमिनल GDP 11% के आसपास अगले 5 साल ग्रो करती है, उतना तो निफ्टी रिटर्न कैगर मिनिमम है। और 5 इयर्स बोल रहा हूँ तो अगले पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन देखिए एक्विटी क्या है, बीच बीच में आपको झटके देगा, डराएगा। मेरा ये मानना है कि स्ट्रक्चरली, बारिंग दैट यू गो इनटू वॉर विद अ कंट्री, देखिए दो दो रिस्क हैं आपके। एक, आप डायरेक्टली किसी से वॉर पे चले जाएं, एक वो रिस्क है, या आपके नैरेटिव में कोई चेंज आ जाए, जो भाई आप जिस तरीके से फोकस की तरह इंफ्रा प्लस चला रहे हैं उसमें अगर कोई वैक्यूम आ जाए तो एक खतरा है। अदरवाइज स्ट्रक्चरली मैं बोलूं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, विकेट अच्छी है, आपको बॉल टू बॉल खेलना है, बीच बीच में बारिश के बादल आएंगे आपको, लेकिन आपको कंस्ट्रक्टिव होके खेलना है। ज्यादा डिफेंसिव होंगे तो इधर कुछ नहीं होगा। आपका पटल बहुत अच्छा है, आपको कंसिस्टेंटली कंस्ट्रक्टिवली अपना काम करते जाना है। तो ये जो कह रहे थे गठबंधन की सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार में कोई बड़े बड़े रिफॉर्म्स नहीं होते, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप मानते हैं कि नहीं सरकार तो अब बन गई और फिर से वही रिफॉर्म्स पे सरकार का फोकस होगा? देखिए रिफॉर्म तो इंडिया को चाहे कोई सरकार आए, ये मेरा कहना है कि आप इंडिया को रिफॉर्म करते रहना पड़ेगा। आप बहुत बड़ी पॉपुलस नेशन है, यंगेस्ट पॉपुलेशन है, उसके एस्पिरेशन है, और उसके एस्पिरेशन तभी पूरे होंगे जब आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने एस्पिरेशन टीयर 4 में जाइए, टीयर 3 में जाइए, स्मार्टफोन लेके छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, आप उनके एस्पिरेशन को बिना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन कैसे पूरा करेंगे? चाहे कोई सरकार आए, उसमें 1 साल 2 साल का ये रह सकता है, लेकिन ट्रेंड तो यही है। आपको अपने सुधार करते रहना पड़ेगा। एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस विल हैव टू बी एफिशिएंट, मोर डिजिटल, और इसमें और कंपनीज आएंगी। बीच बीच में मैं मानता हूं कि नैरेटिव चेंज होगा, फलाना स्टेट फलाना ये थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने जैसे कहा पिच आपकी अच्छी है। एंड आप गठबंधन बोल सकते हैं, लेकिन आप यूं देखिए पिछले 15-20 सालों की सरकार में ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स है आज भी।
जो मेजॉरिटी जो जो पार्टनर है, इतना भी मैं नहीं कहूंगा कि डाइल्यूटेड सरकार है। देयर इज अ फोकस टू इट, एंड इंडिया इज ऑल्सो रियलाइज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव रियलाइज कि भाई ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो एस्पिरेशन आप मीट नहीं कर पाएंगे अपनी पॉपुलेशन की। यंग पॉपुलेशन है एकदम। और अभी तो इक्विटी कल्चर इंडिया में फ्लरिश ही हो रहा है, लेकिन ना पिछले 10 साल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मार्केट में रहते हुए भी पैसा नहीं कमा पाए सर। वो होता है, नहीं आता भैया समझ में, उसके बाद फिर कहते हैं कि इक्विटी एसेट क्लास पैसे नहीं देती, लेकिन देती है, दिखता तो है कि बहुत ही जबरदस्त देती है। उनके लिए क्या मैसेज होगा सर? अभी भी मौका मिस नहीं हुआ, और किस तरीके से अप्रोच रख सकते हैं स्टॉक मार्केट में? देखिए, हमेशा मैंने सीखा है, एंड ये मैं पहले जब आप यंग थे तो समझते नहीं थे, अब ज्यादा समझ में आ जाते हैं ग्रे बाल होने के बाद। देखिए, हमेशा ये कहा जाता है, टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। जितना समय आप दोगे, इक्विटी ऐसा, एटलीस्ट इंडिया में तो है, क्योंकि हम अभी डेवलप नहीं हुए हैं। मैं यूं कह रहा हूं, आप $2400 पर कैपिटा इनकम की इकोनॉमी है, आपका ऑप्शन वैल्यू $10,000 है ओवर द नेक्स्ट 10 years। दैट इटसेल्फ शुड टेल यू। हाँ, बीच बीच में फलाना झटके, आपको डराना इक्विटी का काम है, मेच्योर करना इक्विटी का काम है। आपके पास कंपनीज अच्छी हैं, आरओईज आरओसी प्रोफाइल्स अच्छी हैं, रेगुलेटर्स बड़े अच्छे हैं जो फोकस करते हैं कि भाई निवेशक का हमेशा अच्छा सोचते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट पे अगर आप देखें और आप लंबा अगर फोकस रखें, मोस्टली क्या होता है, हम कहते हैं कि यार डालते हैं बस पैसे डबल हो जाने चाहिए। अब वो माइंडसेट, आप आउटकम बेस्ड माइंडसेट से आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि, इनफैक्ट ये कहा भी गया है हमारे ग्रंथों में कि भाई आउटकम पे फोकस ना करें, कर्म पे फोकस करें। तो आप कर्म ये कहता है कि भाई इंडिया अच्छा कर रहा है, करते जाइए थोड़ा थोड़ा, जितना आपसे हो सकता है, जितना आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। अगर नहीं करेंगे तो आप देखते रह जाएंगे 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब आप $4,000 $5,000 पहुंचेंगे, फिर तो आपकी कैपेसिटी ऑफ टेकिंग रिस्क वुड बी लिटिल डिफरेंट देन टुडे, इवन मोर। अलग अलग बिजनेसेस आएंगे, आप जब तक ट्रैक नहीं रखेंगे। तो इसलिए टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। सो बीच में झटके आएंगे, इवन एट दिस प्राइस इफ समबडी पुट्स इन, झटके आएंगे, लेकिन आप उसको आशीर्वाद समझ के आगे बढ़ते जाइए। पर मेरे ये को जो ये आपने कहना है। झटकों की बात की, तो क्या वैसे कुछ झटका आने वाला है क्या मार्केट में? और दूसरा सवाल ये है कि सर अभी तक ना कुछ यंग इन्वेस्टर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने झटका देखा ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। वो तो देख रहे हैं भैया तो लाइफ टाइम आ जाती है, बहुत ही अच्छा, सब कुछ ही बढ़िया देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट में, थोड़ा गिरती है फिर चल पड़ती है। तो ऐसे अभी जो यंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आपका मैसेज, और क्या कुछ झटका आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी स्टॉक मार्केट पे जो अपॉर्चुनिटी दे जाए दोबारा से खरीदारी करने की? देखिए, इंडिया हमेशा, मेरा ये मानना है, जैसे जैसे आप नए हायर हाई बनाएंगे, आप उतने ही वॉलेटाइल होंगे। आपने देखा, जैसे आपने कहा जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आए किस तरीके की वॉलेटिलिटी थी। तो आप, वैल्यूएशन आपकी कोई सस्ती नहीं है। तो कोई भी नेगेटिव न्यूज आपके लिए संभालना, इसलिए मैंने कहा कि वॉर जैसे हो गया या नैरेटिव चेंज होना, दोज आर स्ट्रक्चरल नेगेटिव्स आई वुड कॉल। अदरवाइज बीच बीच में आपको बादल आते रहेंगे और आपको उसको फोकस करके आगे बढ़ते जाना है कि अच्छा चलो ये सेक्टर नहीं, ये सेक्टर नहीं, ये, एंड यू विल कीप गेटिंग कि यहाँ नहीं बन रहा है तो चलो यहाँ बन जाएगा। अब इतना इतना बड़ा इंडिया है, उसमें कहीं ना कहीं तो आप ग्रो, कुछ ना कुछ कहीं तो ग्रोथ आएगी और आपको ढूंढते रहना है, और उसमें फिर बनेगा। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने व्यूज व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।